हेलो एवरीवन, मैं हूं वरुण। अगेन हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए पार्ट के साथ में, जिसमें हमने ऑलरेडी इसका पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं, जहां पर पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं, उसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, और कौन सा रेगुलेशंस है, क्या क्या है, तो एक बार पढ़ते हैं। अब देखो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रिसेंटली न्यूज़ में रहे, ये क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो देखेंगे। इनको बेसिकली किस लिए बनाया गया है? इनको बनाया गया है जो ट्रबल प्रोन एरिया है, ठीक है, यानी कि गांव में जो एरिया है, गांव के हैं, तो उन एरियाज के अंदर इनको ओपन किया जाए, जो कि वहाँ के जो गांव के जो लोग हैं, इनको कुछ जो उनकी हेल्प चाहिए होती है, ट्रक खरीदना है, बाकी कुछ सामान खरीदना है, उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए। बाकी अदर भी इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव्स को भी हम पढ़ेंगे। RBI governor indicates that the banking regulator will ring in sweeping regulatory changes in reform of urban cooperative banks। ठीक है, थोड़ा सा और थोड़ा ब्रॉड करने के लिए इनको बनाया है। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी, व्हाट आर द कोऑपरेटिव बैंक्स, होते क्या है कोऑपरेटिव बैंक्स? बेसिकली इस्टेब्लिश किया जाता है इनको डील ऑफ एक ऑर्डिनरी बैंकिंग के लिए, एक बिजनेस लाइक अदर बैंक्स की तरह होती हैं। इनको सेम वही सारी चीज़ें डिपॉजिट और लोन देने के लिए इनको नॉर्मली इसी तरीके से किया जाता है। दे आर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, एक तरीके से क्रेडिट सोसाइटी है, वेर मेंबर्स फ्रॉम द एक कम्युनिटी ग्रुप टुगेदर एक्सटेंड लोन टू ईच अदर एंड फेवरेबल टर्म्स। ठीक, इस तरीके से ये काम करते हैं। बट ये बैंक है, एक तरीके से क्रेडिट सोसाइटी की तरह ही काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेंबर मिलकर पैसा लगाएंगे और ऐसा कुछ नहीं है। करेंगे बिल्कुल रेगुलेशंस पे ही, जो कि RBI के होते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे। वहीं अब इनको रजिस्टर्ड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, स्टेट कंसर्न, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002। किसके अंडर? इसके अंदर इनको सेम आरबीआई बैंकिंग रूल 1949, ठीक है, ये, और बैंकिंग लॉस 1955, इन दोनों को इसके ऊपर लागू होते हैं। ठीक है, दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, इनों में डिवाइड होते हैं। अब कस्टम ऑन है, प्रॉफिट एलोकेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इनको एक बार पढ़ते हैं। कस्टमर ऑन क्या होता है? Cooperative banks member are both the customer and the owner of the bank. These are owned and controlled by the members who democratically elect a board of directors। ठीक है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो कस्टमर्स हैं, जो बेसिकली जो ओनर्स हैं, वो एक मेंबर को अपॉइंट करते हैं, जो कि बेसिकली एक डायरेक्टर बनता है वहाँ का। ठीक है, डेमोक्रेटिकली, बेसिकली एक लोकतांत्रिक तरीके से ये काम करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है इनका? प्रॉफिट में एक सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिलेगा हमें? ठीक है, significant part of the early profit benefit surplus is usually allocated to the constituent reserve. A part of this profit can also be distributed to the cooperative members with legal and statutory limitations। ठीक है, तो जो बेसिकली क्या होता है, जो प्रॉफिट है, बेनिफिट है, या फिर जो सरप्लस है, एलोकेट होता है, रिजर्व होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है कोऑपरेटिव मेंबर्स के बीच में। ठीक है, जितना भी होगा आपका प्रॉफिट हो गया, बेनिफिट हो गया, सरप्लस हो गया, ठीक है, ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा कोऑपरेटिव मेंबर्स के बीच में। ठीक है, एज पर जो भी रिजर्व उनके लिए रखा गया, जो परसेंटेज रहेगी उसके अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होगा? दे हैव प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अनबैंक्ड रूरल मेसेज। ठीक है, तो दे प्रोवाइड चीप क्रेडिट टू द मैसेज रूरल एरिया में। क्या करेंगे? एक अच्छा, क्योंकि इनकी तरफ से क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया गांव के एरिया में। पहले क्या होता था, देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक से नहीं थी, पेमेंट बैंक से नहीं थी, ठीक है, RRB थी, लेकिन RRB भी इनको लोन महंगा देती थी रूरल एरिया में, तो उनके लिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता था। तो इनको इजी बनाने के लिए क्या किया गया कि इनके लिए 2002 के अंदर इनको लाया गया। तो लाने के बाद में क्या हुआ, इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चालू किया। फाइनेंशियल इंक्लूजन दैट कि इन्होंने जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उन सबको एक सस्ता लोन प्रोवाइड किया, ताकि वो अपनी चीज़ों को ग्रो कर पाएँ, ट्रक ले पाएँ, बाकी सामान ले पाएँ, फसल के लिए बीज ले पाएँ। तो उनके लिए इन्होंने अच्छा लोन देना चालू किया। हालांकि इनको लॉसेस का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि फसलों बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। इतना अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, इतना शेयर मार्केट चैलेंजिंग नहीं है जितना कि एक फार्मिंग चैलेंजिंग होती है। गलती से किसी दिन ओले पड़ गए, बारिश पड़ गई, तो काम खराब हो जाएगा। कभी कोई गाय खा रही है, कभी कोई भैंस खा रही है। एक एक फार्मर को अपने घर से दूर रहना पड़ता है। दूर रह के, यानी कि घर से इतना दूर तो नहीं है, लेकिन वो दूर, बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, कि वो ठंड में भी वहीं सो रहा है, गर्मी में भी वहीं सो रहा है, वो कैसे कैसे अपनी चीज़ें काट रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं व्हाट आर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, करते क्या है बेसिकली? अब जो अर्बन कोऑपरेटिव फॉर्मली डिफाइंड बट रेफर्स टू प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है,
अब बेसिकली अर्बन एरिया में होती हैं या फिर सेमी अर्बन में होती हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक से, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक से मेरा मेरा कहने का मतलब क्या रहेगा कि सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले अगर किसी कोई अगर हेल्प करने के लिए आती है अर्बन एरियाज में फिर सेमी अर्बन एरिया में, तो ये बैंक होती हैं। तो इनको बेसिकली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जगह अगर हम कहें तो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हम ज़्यादा कहना पसंद करेंगे। तो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली यूजुअली अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो सबसे फर्स्ट हैंड के हम इसे कहेंगे, ठीक है। वहीं जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है, या फिर आरआरबी हैं, लोकल एरियाज बैंक हैं, कंसिडर्ड एज डिफरेंशिएटेड बैंक, जो कि एक नीश बैंक है, लोकल एरियाज बैंक से हम कहते हैं, तो उसके अंदर इनको काउंट किया जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक से हम पढ़ रहे थे, तब उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनको नीश बैंकिंग और डिफरेंशिएटेड बैंक्स कहा जाता है, ठीक है। वहीं टिल 1990 दीज बैंक्स अलाउड टू लैंड मनी ओनली फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। अगर किसी को नॉन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के अलावा अगर किसी में लोन चाहिए तो उनको लोन देते थे टिल 1996। बट उसके बाद में जो एग्रीकल्चर एरिया है उनको भी लोन देना चालू कर दिया, जहां पर ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। फिर आरआरबी तो था ही, लेकिन आरआरबी इतना ज़्यादा भी फेमस नहीं हो रहा था, क्योंकि 1975 और 2000 तक तो लोन की बात तो बहुत ज़्यादा कम ही लोग करते थे। लोन एक तरीके से मान के चलो क्यों लेना बैंक से, ठीक है। दिक्कत परेशानी फलाना ढिमकाना, इतने कागज, ये सब अब तो बहुत ईजी है आपके लिए चीज़ों के लिए, बस एक आपके लिए एक टच आपके लिए काम कर देता है, पहले नहीं था। वहीं दीज बैंक्स वर ट्रेडिशनली सेंटर्ड on communities and local work groups as they essentially lend the small borrowers and business. Today their scope of operations has widened considerably. ये सबको पता है यार, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ये सारी चीज़ें, तो बहुत हो चुका है। वहीं अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, अगर मैं इसकी कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो बहुत अलग चीज़ हो जाएगी, तो लेकिन फिर भी हम इसकी बात करते हैं। तो 19th सेंचुरी व्हेन सोसाइटीज वर फर्स्ट सेटअप इन इंडिया, तो इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, मूवमेंट चालू हुई जर्मनी में और बाकी सारी जगह पे, तो उनके थ्रू ये सारी चीज़ें बनना चालू हुई, ठीक है। एक मूवमेंट आई कि हाँ इनको हेल्प करना चाहिए सारी चीज़ें, तो उनके थ्रू एक मूवमेंट हमारे पास आती है, धीरे धीरे फैलती है। सबसे पहले तो वेस्टर्न में फैलेगी, फिर उसके बाद ये आएगी। ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो कि हमने यहाँ से चालू की और वेस्टर्न में फैली हो, बहुत ऐसा कम एग्जाम्पल्स है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन पे ये बेस्ड है, म्यूचुअल हेल्प पे ये बेस्ड है, डेमोक्रेटिक डिसीजंस लेते हैं, ओपन मेंबरशिप है जो कि इलेक्ट डेमोक्रेटिक काम चलता है, कोऑपरेटिव प्रेजेंटेड है, ठीक है, न्यू एंड ऑल्टरनेटिव अप्रोच अपनाते हैं ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में, अगेंस्ट प्रोप्राइटरी फर्म्स और इस तरीके की चीज़ें नहीं चलती, जॉइंट स्टॉक कंपनीज है सच एस। तो यहाँ पर डोमिनेंट है ये सारी चीज़ें सब, यानी कि ये जो सारा कुछ पोर्शन है ना, ये इतना बढ़िया पोर्शन है कि अगर आप इसे एक बार देखो तो कितना बढ़िया रहेगा, ठीक है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि इस तरीके से एक बैंकिंग चल रही है, यहाँ पूरा कॉपरेशन चल रहा है, ठीक है। वहीं पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनीज विच रिप्रेजेंट द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, तो काफ़ी बहुत अच्छा एक यूनिक वे में इनको चलाने का तरीका मिलता है एक बैंकिंग सिस्टम को। हालांकि वहीं जब आप इनकी बात करें, सॉरी, ओके, वहीं फर्स्ट वन म्यूचुअल एड सोसाइटी इंडिया वाज द अनोन्य सहकारी मंडली, ठीक है, अन्योन्य सहकारी मंडली ऑर्गेनाइज द एस्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स ऑफ बड़ौदा, ये 1889 में आया था उस टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पर जो कि यही काम करते थे, गाइडेंस ऑफ विठल लक्ष्मण एंड, इनको अलग नाम से जाना जाता है, भाऊ साहिब कावेतकर, ठीक है। ये एक तरीके की म्यूचुअल सोसाइटी होती है जो कि लोन देती थी। ये बड़ौदा प्रिंसली स्टेट के थ्रू लाया गया था। बड़ौदा प्रिंसली स्टेट एक अलग चीज़ के मामले ही फेमस है। जब इसी यही टाइम था मान के चलिए, तो उस टाइम पे क्या होता था, बड़ौदा प्रिंसली स्टेट वॉज द ओनली स्टेट जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए कहा था सबके लिए। बट इंग्लिश वॉज नॉट नॉट बेसिकली कैपेबल कि वो उसको इतना तरीके से कर पाए, तो उन्होंने थोड़ा सा एजुकेशन को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करी। तो लेकिन बड़ौदा इस मामले में बहुत आगे था, ठीक है। द इनेक्टमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, 1904 गेव द रियल इम्प्यूटस ऑफ द मूवमेंट। जो हिस्ट्री रही उसको मार्केट में लाया गया या फिर उसको दिया गया। द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉज कांजीवरम इन दी एस्टवेल मद्रास। कांजीवरम की साड़ी आपने देखी होगी, जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो वहीं पर सबसे पहले ये खोली गई। तो इस तरीके से चलता रहा, एक अच्छा खासा मूवमेंट चला और बाकी सारी चीज़ें हुई, मार्केट के अंदर आया। और जब भारत में आया तो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं तो उस पर विचार करना बनता ही था, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक नेशन है और लोगों के बारे में सोचना ज़रूरी है। तो इस तरीके की चीज़ें ईजिली चलेगी।
वहीं अगर आप इन चीज़ों को देखो, द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग द अर्ली क्रेडिट सोसाइटीज बॉम्बे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये आपने देखा ही होगा। विठल दास ठाकरे, लालू भाई समलदर स्टेब्लिश बाद में 1906, ये पुरानी है जो कि 1889 के बाद में खुलनी चालू हुई। तो ये इनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं एक तरीके से, अगर आप इनको एग्जाम्पल के तौर पे लो तो ये जो अगर आप देख रहे हो, ये अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है इनके तौर पर। ठीक है। द मैकलगम कमेटी ऑफ 1915 वाज अपॉइंटेड रिव्यू दैट परफॉर्मेंस एंड सजेस्टेड मेजर्स चेंजिंग, इनको कैसे काम करना चाहिए इंकरेज किया इनको उसके बाद में जब मैकलगम कमेटी बनी ये। ठीक है, इन चीज़ों को देखने के लिए। तो यानी कि ये जो बॉम्बे कार्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, स्पॉन्सर बाय विठल दास ठाकरे, लालू भाई समलदास स्टेब्लिश किया। ठीक है, इन्होंने स्टेब्लिश किया, तो इनको देखने के लिए एक कमेटी बनेगी किस तरीके से काम कर रही हैं। देन उनके बाद में इनको इंकरेज द प्रिंसली बैंकिंग, सारी चीज़ें। तो बढ़िया काम था एक तरीके से। वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया 1919 का, ट्रांसफर द सब्जेक्ट ऑफ कॉपरेशन फॉर्म टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोविंशियल। तो वहाँ पर ही जो कॉपरेशन जो फॉर्म था गवर्नमेंट का वो बाद में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चला गया। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। वहीं 1946 कॉपरेटिव प्लानिंग कमेटी बैठी 1946 में, रूरल बैंकिंग इंक्वायरी 1950 रिकमेंडेड दिस काइंड ऑफ सच बैंकिंग्स, तो उन्होंने भी किया तालुका टाउन्स में ऐसी बैंकिंग होनी चाहिए स्मॉल लोगों के लिए या फिर फार्मर्स के लिए। तो इस तरीके की रिकमेंडेशन आई। वहीं द फर्स्ट स्टडी ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वाज टेकन बाय 1958-59, रिपोर्ट स्टेबल्ड 1961। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रही। तो ये तरीके की जो चीज़ें होती हैं बहुत सही होती हैं, बाद में जाके इनको इम्प्लीमेंट किया गया। आप देखो ना 2002 के टाइम पे, तो एक बहुत लंबा हिस्ट्री रहा इनको चलाने के लिए। अब है क्या recent development related to the UCB urban cooperative banks। तो इन जनवरी 2020 आरबीआई रिवाइज सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क 2020 के अंदर एक अलग से सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क चलाया गया। जून 2020 में क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्डिनेंस टू ब्रिंग ऑल अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स डायरेक्ट सुपरवाइजन ऑफ आरबीआई। ठीक है, क्या किया 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, ऑर्डिनेंस लाया एक, जहां पर जितने भी अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको आरबीआई के अंदर लाया जाएगा। मोस्ट रिसेंटली आरबीआई अपॉइंटेड कमेटी टू सजेस्ट 4 टायर स्ट्रक्चर। कितना टायर का, 4 टायर स्ट्रक्चर फॉर द यूसीबी, जो कि अभी 2020 में लाया गया। ठीक है। अब 4 टायर स्ट्रक्चर क्या है कि जितने भी यूसीबी है या फिर जो सैलरी अर्नर्स हैं यूसीबी के, तो यूसीबी हैविंग डिपॉजिट ऑफ 100 करोड़, ये फर्स्ट टायर होना चाहिए। ठीक है। विथ ऑल यूनिट यूसीबी एंड सैलरी अर्नर्स यूसीबी इन डिपॉजिट साइज एंड ऑल अदर, टोटल डिपॉजिट होगा 100 करोड़ का। और वहीं जब टायर 2 की बात करेंगे, डिपॉजिट बिटवीन 100 करोड़ टू 1000 करोड़। तीसरा डिपॉजिट 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ का। चौथा डिपॉजिट होगा 10,000 करोड़ से ज़्यादा का। ठीक है, ये 4 टायर में बनाया गया। ठीक है, आगे देखो चैलेंजेस क्या फेस किए इन्होंने। चैलेंजेस किए बेसिकली इनके लिए क्या है, अब फिनटेक कंपनीज आई, पेमेंट गेटवेज आया, बाकी सारी चीज़ें आई, तो इनकी वजह से क्या हुआ कि इनकी जो वैल्यू थी वो कम हो गई। अब यूसीबी बेसिकली विच आर small size, lack professional management and have geographically less diverse operation। तो इनकी वजह से ये इन सारी चीज़ों कमियों की वजह से इनको पीछे हटना, इनको दिक्कतें हुई। डेक्लाइन डिपॉजिट एंड लोन। अब क्या हुआ, कोलैप्सिस मैनेजमेंट हैव लेड द पीपल लूजिंग ट्रस्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में स्लोली स्लोली। तो जो पहले मेंबर्स बेस्ड होती थी, डेमोक्रेटिकली चल रही थी, इलेक्ट करते थे मेंबर्स, कस्टमर एंड मेंबर जो भी एम्प्लॉयज थे, उनके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो गया, तो धीरे धीरे और खत्म हुआ। कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन हो गया। रिपोर्ट नोटेड डिपॉजिट क्रूशियल रोल प्ले इन सेक्टर शेयर 64% 1992 इन जस्ट 11% 19। तो जो कंट्रीब्यूशन था मेंबर्स का, कस्टमर्स का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब ऐसी बात है, इन्होंने इतना देखा डेक्लाइन नंबर्स, यानी कि जो कस्टमर्स थे वो गिर गए बहुत ज़्यादा, लिबरलाइजेशन और बाकी सारी चीज़ों के बाद में। तो 1/3 न्यूली लाइसेंस वॉन्स बिकम फाइनेंशियली अनसाउंड। 2005 में आरबीआई ने क्या करा, मर्ज किया इन सारी चीज़ों को। ड्यूअल कंट्रोल आ गया, आरबीआई का भी आया फिर स्टेट का भी आया, तो ये चीज़ें और हो गई। ठीक है, अब क्या हो गया, पहले तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्टेट रूल होती थी, लेकिन 2020 में जो एक्ट आया उसके अकॉर्डिंगली आरबीआई के अंदर आ गई ये सारी चीज़ें। तो क्या हुआ, वे फॉरवर्ड में क्या कहते हैं, अब कंट्री की जो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन क्रूशियल मूवमेंट फॉर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इज ए क्रूशियल मूवमेंट फॉर द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, जो डेडिकेटेड रही है। नाउ establishment of a standard regulatory supervisory framework and umbrella organization given the top importance to the advance of UCB। ठीक है, अब जितने भी, अब इनको क्या किया गया बेसिकली एक अच्छे
एक अच्छी इंप्रूवमेंट इनको दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है ताकि यूसीबी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, वहीं आरबीआई शुड इंटरप्रेट एक्ट्स प्रोविजन सो दे डू नॉट रिसेप्ट यूसीबी पीपल्स फेथ रिस्टोर्ड। जितना भी हमने पीपल का जो फेथ है वो गवा दिया है, कस्टमर्स गवा दिए हैं, और हमने अमाउंट गवा दिया है जो कि डिपॉजिट होता है 64% 1993 में, 1996 में, 2019-20 के अंदर सिर्फ 11% रह गया। तो ये बहुत ज़्यादा इन सबको दोबारा वापस लेके आना है। तो ये था बेसिकली आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। पहले अगर कोई सवाल पूछता था 2020 से पहले तो वो आता था कि हाँ स्टेट के अंदर आती है, लेकिन आरबीआई रूल्ड है। लेकिन आज की डेट में ये स्टेट के अंदर नहीं आती है यूसीबी, इनको आरबीआई रूल्ड ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसको समझो, इसको पढ़ो, ये ज़्यादा बेटर है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई दिक्कत या फिर कुछ परेशानी हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मेल कर सकते हैं। आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप उसमें मेल कीजिए, हमें आपको मेल आपके रिकमेंडेशन पसंद आएंगी देख के। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाकी आगे की वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राम राम।